है या फैक्ट है? हमारे सबसे पुराने पूर्वज एक्चुअली में आए कहां से? नमस्कार मित्रों, आज से करीब 4 बिलियन साल पहले लाइफ की शुरुआत होती है धरती पर। बिलियंस ऑफ इयर्स एवोल्यूशन के बाद अनगिनत प्रकार के प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज उभर कर आते हैं। ये सारे पेड़ पौधे, जानवर और जीव जो आप देखते हैं आज के दिन, वो सब आए एवोल्यूशन के चलते। इनमें से एक स्पीशीज होती है होमो सेपियंस की भी, यानी इंसान। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इंसान बंदरों से आए तो आज के दिन भी हमें बंदर क्यों देखने को मिलते हैं? ये सारे बंदर, चिंपांजीज और गोरिल्लास, ये सब इंसानों में इवॉल्व क्यों नहीं हो जाते? ऐसे सवाल अक्सर उठाए जाते हैं लोगों के द्वारा। कुछ लोग तो एवोल्यूशन को ही नकार देते हैं, कहते हैं ये झूठ है। आखिर कितनी सच्चाई है इस एवोल्यूशन की थ्योरी में? ये थ्योरी है या फैक्ट भी है? और कैसे ये अलग अलग प्रकार के जीव इवॉल्व किए, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। शुरुआत से दोस्तों सबसे बड़े मिसकंसेप्शन को क्लियर कर देते हैं। एवोल्यूशन की थ्योरी कभी ये नहीं कहती कि बंदर इंसान बन गई, बल्कि ये कहा जाता है कि सारे चिंपांजीज, गोरिल्लास, बंदरों और इंसानों के पूर्वज एक ही रहे हैं और वो पूर्वज आज के दिन जिंदा नहीं है। एवोल्यूशन को अगर आप विजुअलाइज करना चाहते हो तो एक पेड़ इमेजिन कीजिए। एक पेड़ की शुरुआत होती है सिर्फ एक स्टेम से, फिर ऊपर जाकर टहनियां बनती है, फिर उन टहनियों से और छोटी छोटी टहनियां बनती हैं। ऐसे अगर आप आगे चलते रहे तो जो टिप आप देखेंगे इस पेड़ का, एंड पॉइंट जो है, वो आज के दिन सारे जिंदा जीव। लेकिन एक सवाल तो आपके दिमाग में अभी भी आएगी कि जो हमारे पूर्वज थे, इनमें से कुछ इंसान बने, कुछ चिंपांजी बने और कुछ बंदर बने, ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब वीडियो में आगे आप समझेंगे। साल 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक ऐतिहासिक किताब लिखी थी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इस किताब में उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात करी थी। अब थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सुनकर आपको लगेगा कि कोई बड़ी मिस्टिकल सी चीज होने लग रही है, सभी जीव में कोई इनर इंजीनियरिंग चलने लग रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल फंडा है। जब भी रिप्रोडक्शन होती है इंसानों में, जानवरों में, पेड़ पौधों में, तो जीन्स जो है वो एक से दूसरे जीव में जाती है। हमारी जीन्स बच्चों में पास ऑन होती है और जब भी ये होता है तो जीन्स में म्यूटेशन देखने को मिलती है। थोड़े बहुत बदलाव आ जाते हैं जीन्स में और कुछ वेरिएशंस देखने को मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी ब्राउन आंखें हैं और आपके बच्चों में ग्रीन आंखें देखने को मिलती है। इसका मतलब है कि अचानक से एक म्यूटेशन आ गई है उनके जीन्स में, आंखों को कलर देने वाली जीन्स में। हो सकता है आगे आने वाले बच्चों में भी ग्रीन आंखें देखने को मिले। अक्सर ये जो वेरिएशंस होती है इनमें से कुछ फायदेमंद होती हैं तो कुछ नुकसानदायक रहती है अपने एनवायरनमेंट के चलते। तो कुछ सरवाइव कर पाती हैं, कुछ डायट हो जाती हैं। इसी प्रोसेस को कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक मेंढक है जो ब्राउन कलर का है, जंगल में रहता है। इसके 5 बच्चे हैं जिनमें से 4 ब्राउन कलर के हैं और एक ग्रीन कलर का है। ये ग्रीन कलर का मेंढक बड़े अच्छे से डिस्गाइज कर पाता है, अपने आप को कैमोफ्लेज कर पाता है ग्रीन कलर के पेड़ पौधों में। इसके चलते इसको एक एडवांटेज मिलता है। एक दिन एक सांप आकर ब्राउन कलर के मेंढकों को खा जाता है क्योंकि वो आसानी से दिख पाते हैं। लेकिन एक ग्रीन कलर का मेंढक दिख नहीं पाता, बच जाता है और आगे आने वाली पीढ़ियां भी इसकी ग्रीन कलर की होंगी। कुछ इसी तरीके से मोटे मोटे तौर पर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन काम करता है। यहाँ पर एक टर्म को यूज किया जाता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कई मोटिवेशनल स्पीकर्स इस टर्म का मिस यूज करते हैं ये कहकर कि जो फिजिकली फिट लोग हैं सिर्फ वही लोग सर्वाइव कर पाएंगे। लोग इमेजिन करते हैं कि जिसके बड़े बड़े बाइसेप्स होंगे, ट्राइसेप्स होंगे, सिक्स पैक्स होंगे, उन्हीं लोगों का यहाँ पर सर्वाइवल देखने को मिलेगा। लेकिन ये कहना एक्चुअली में गलत होगा। चार्ल्स डार्विन के अकॉर्डिंग फिट का मतलब है कि जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में सबसे अच्छे से फिट बैठ पाए। अब आपने बेसिक समझ लिए, आप समझते हैं कि एवोल्यूशन एक्चुअली में हुआ कैसे। एवोल्यूशन की ट्री में अगर आप टाइम में पीछे जाते रहे तो हर किसी में आपको एक कॉमन एंसेस्टर देखने को मिलेगा। कई बिलियन साल आगे चले तो एक बड़ा खास किस्म का बैक्टीरिया उभर कर आता है एवोल्यूशन के चलते, साइनोबैक्टीरिया। ये पहला ऐसा बैक्टीरिया होता है जो फोटोसिंथेसिस कर पाता है, यानी धूप का इस्तेमाल करके एनर्जी जनरेट करना। इसमें